गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अरियामा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम वस्तुनिष्ठ हिंदी व्याकरण पर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, ये अति संक्षिप्त बिंदु हैं जो व्याकरण के छोटे छोटे विषय हैं और अभी तक आपको नहीं समझाए गए हैं, तो मैंने इन अति संक्षिप्त बिंदुओं को एक संकलन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या है 4। अ, ई, उ, री, ये हिंदी के मूल स्वर हैं। उसके बाद अपभ्रंश भाषा में 8 स्वर हैं। जैसा कि आपको पता है हिंदी का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है, तो अपभ्रंश भाषा में 8 स्वर हैं। ए, आ, ई, उ, ए, ऐ। ए, आ, ई, उ, ए, ऐ। तो ये 8 स्वर जो हैं अपभ्रंश भाषा के 8 स्वर हैं। होठों की आकृति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। होठ, लिप्स, होठों की आकृति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वृत्ताकार स्वर और एक होते हैं अवृत्ताकार स्वर। तो वृत्ताकार स्वर वो होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होठ गोल हो जाते हैं। ये कौन कौन से हैं? उ, ओ, औ। देखो उ, होठ हमारे गोल हो गए। ओ, ये देखिए यहाँ पे सर्कल बन गया। तो वृत्ताकार स्वर वे स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होठ गोल हो जाते हैं। और दूसरे होते हैं अवृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार स्वर वे होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होठ तो गोल नहीं होते, लेकिन हमारा जो है एक तरह से होठ फैले रहते हैं, उसमें हमारे होठ गोल नहीं होंगे। तो ये संख्या में है 4। ए, आ, ई। देखिए इसमें कहीं पे भी लिप्स आपके ना टच किए ना इसमें सर्कल बना। जबकि मैंने ऊ बोला था, ऊ, तो देखिए लिप्स आपके गोल हुई। लेकिन जब अवृत्ताकार स्वर हुए तो जिसमें होठ गोल नहीं होते, फैले रहते हैं, उनमें किसी प्रकार का सर्कल नहीं बनता है, तो अवृत्ताकार स्वर भी संख्या में देखिए 6 हैं। ए, आ, ई, ए, ऐ। ए, आ, ई, ए, ऐ। ठीक है, ये वृत्ताकार स्वर, ये अवृत्ताकार स्वर। अब आइए जिह्वा की सक्रियता के आधार पर, जीभ की सक्रियता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अग्र स्वर, एक होते हैं मध्य स्वर और एक स्वर होते हैं पश्च स्वर। ये हमारे जीभ के 3 भाग होते हैं। ये जीभ का अगला भाग है, सेंटर में इसका बीचला भाग है, और जो पीछे की तरफ जहाँ 2 छेद हैं वो हमारे जीभ का पश्च भाग है। तो इनसे भी हमारे स्वर बोले जाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का ये वाला अग्र भाग कुछ ऊपर को उठा हुआ होता है उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। ये हैं 4। ई, ए, ऐ। आप इनको बोल के देख सकते हैं। आपकी ये जीभ का आगे का भाग ऊपर को उठा हुआ होगा, वो आपके अग्र स्वर होते हैं। ई, उ, ए, ऐ। तो देखिए दोबारा से फिर बता देता हूँ। हमारे जिह्वा की सक्रियता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक अग्र स्वर होते हैं, एक मध्य स्वर होते हैं, एक पश्च स्वर होते हैं। जीभ के 3 भाग होते हैं। अगला भाग उसका अग्र कहलाता है, बीच का भाग उसका मध्य भाग कहलाता है, और पिछला हिस्सा जीभ का जो है वो पश्च भाग कहलाता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग कुछ ऊपर उठा होता है उसको हम अग्र स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। ई, ए, ऐ। उसके बाद जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग कुछ ऊपर उठा रहता है, बीच का सेंटर का भाग, वे मध्य स्वर कहलाते हैं। इसमें केवल एक ही है, अ। उसके बाद है पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग, पिछला भाग कुछ ऊपर को उठा हुआ दिखाई देता है, उसको हम पश्च स्वर कहते हैं। ये संख्या में है 5। बड़ा आ, उ, ओ, औ। बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ। तो ये 5 आपके जो हैं ये पश्च स्वर हैं। तो परीक्षा में कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि जिह्वा की सक्रियता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कीजिए। तो आप इनको 3 वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। फिर इनके अलग अलग आप नाम लिख सकते हैं कि आपके जो मध्य स्वर है, अग्र स्वर है वो 4 है, मध्य स्वर 1 है, और आपके जो पश्च स्वर हैं ये आपके 5 हैं। तो इस प्रकार से जिह्वा की प्रकृति के आधार पर आपके 10 स्वर हो जाते हैं। अगला देखिए, जब स्वरों का उच्चारण मुख व नासिका दोनों से होता है तब स्वरों को अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक स्वर वे होते हैं बेसिकली जिन शब्दों के ऊपर आपने देखा होगा चंद्र बिंदु लगता है। तो जिन भी शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है उनमें कहीं ना कहीं आपका जो है अनुनासिक व्यंजनों का इस्तेमाल किया जाता है, अनुनासिक स्वरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये आपके जो होते हैं नाक और गले दोनों से इनकी साउंड निकलती है। ठीक है, मुख और नासिका दोनों से, मुख ये आपका सारे का सारा हो गया,
और नासिका नाक से, यहाँ से आपकी जो है अनुनासिक स्वर जो होते हैं ये यहाँ से निकलते हैं। जिन भी शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु होता है, आँख है, चांद है, दांत है, सांप है, ये सभी आपके अनुनासिक स्वर होते हैं जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। मुख का मतलब साउंड यहाँ से निकलेगी, ठीक है, तो यहाँ से मुख से और नासिका से दोनों को मिलाकर के जो स्वर बाहर आते हैं उनको हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। ये संख्या में कुछ नहीं, ये आपका जो है चंद्र बिंदु का इसका निशान होता है और ऊपर इन शब्दों के ऊपर आपने देखा चंद्र बिंदु लगा हुआ है। अगला है हमारा जपित स्वर। किसी रोगी अथवा दुर्बल व्यक्ति द्वारा जब कम घर्षण में किसी स्वर का उच्चारण किया जाता है तो उसे हम जपित स्वर कहते हैं। परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि जपित स्वर कौन से होते हैं, तो जपित स्वर स्टूडेंट्स वे होते हैं जब कोई दुर्बल व्यक्ति, कोई बीमार व्यक्ति कम घर्षण के साथ स्वरों को बाहर निकालता है तो वे आपके जपित स्वर होते हैं। कोई भी जब दुर्बल व्यक्ति होगा, बीमार व्यक्ति होगा तो आप देखेंगे उससे बोला नहीं जाएगा, तो उससे जो भी स्वर बाहर आएंगे उनमें कम घर्षण होगा, तो वो सारे के सारे जो भी बोलेगा, अभी आप कहेंगे कि जी बोल के दिखाइए, बोल के दिखाने की आवश्यकता नहीं। कोई भी बीमार व्यक्ति बोलेगा तो आप देखेंगे उसकी आवाज़ धीरे धीरे निकलेगी, उसकी आवाज़ में ज़्यादा घर्षण नहीं होगा। तो जब घर्षण नहीं होता आवाज़ के अंदर तो वो आपके जपित स्वर होते हैं। अगला देखिए हिंदी में आगत स्वर। हिंदी में आगत स्वर है आ, जो अंग्रेजी से हिंदी में आया है। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर के ऊपर ये लगा रहता है, कॉलेज के ऊपर ये लगा रहता है, ये चंद्र बिंदु नहीं होता है, ये आगत है, ठीक है, इसको आगत आ कहते हैं। तो ये आगत आ जो है अंग्रेजी से हिंदी में आया है और हिंदी के कई शब्दों में इसका आगत आ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे डॉक्टर के ऊपर आपने देखा है, कॉलेज के ऊपर आपने देखा है, तो ये सारे के सारे आपके आगत होते हैं। अगला आगत स्वर, आ को हिंदी के दो स्वरों आ और ओ के बीच की ध्वनि माना जाता है। तो जो आगत स्वर होते हैं ये आपके हिंदी के दो स्वरों आ और ओ, इन दोनों के बीच की ध्वनि होती है जो अंग्रेजी से हिंदी में आई है। जैसा कि मैंने आपको बताया डॉक्टर और कॉलेज में इन स्वरों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखिए, जब दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ एक ही झटके में बोले जाते हैं तो उसको हम व्यंजन गुच्छ कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ एक ही सांस के झटके में बाहर बोले जाते हैं तो उसे हम व्यंजन गुच्छ कहते हैं। जैसे आपने शब्द देखा प्यास, तो हम ऐसे कभी नहीं बोलते पै या आस, हम सीधा बोलते हैं, दो व्यंजनों को इकट्ठा जोड़ते हैं पै और या को, प्या प्या प्यास। दूसरा शब्द देखिए स्त्रोत, हम कभी भी नहीं कहते सा त्रोत, हम ऐसे कभी नहीं कहते स्त्रोत। तो ये आपका ये दो व्यंजन आपके इकट्ठे बोले जाते हैं। तो जब दो व्यंजन एक साथ एक झटके में बाहर आते हैं तो उसको हम व्यंजन गुच्छ कहते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ ये बिंदु आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद हमारा अति महत्वपूर्ण ये पाठ है जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है, 5 नंबर में भी और 2 नंबर में भी। तो इसमें है उच्चारण के आधार पर जो है व्यंजनों का वर्गीकरण। जैसा कि आपको पता है हमारे जो उच्चारण केंद्र होते हैं, कंठ है, हमारा मुख है, जिह्वा है, दांत है, तालु है, मूर्धा है, ये सारे के सारे हमारे होठ हैं, दांत हैं, ये सब हमारे उच्चारण केंद्र होते हैं। तो जितने भी आप कॉन्सोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जितने भी व्यंजनों का इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी उच्चारण केंद्र से निकलते हैं। उनकी पहचान कोई ना कोई उच्चारण केंद्र होता है। तो ये अति महत्वपूर्ण 8 उच्चारण केंद्र मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। ये परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछा गया है। सबसे पहले है कंठे। कंठे कहते हैं इसको, ये गला कंठे। तो कंठ से उच्चारित ध्वनियां कंठे कहलाती हैं। इनके उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग, पिछला भाग, जिह्वा का पश्च भाग कोमल तालु को स्पर्श करता है। आप इनको बोल करके देख सकते हैं, क ख ग घ अण, क ख ग घ अण। तो ये पीछे का जो पश्च भाग है वो आपकी जिह्वा के जो है ऊपर जिह्वा को जो है कोमल तालु से स्पर्श कराता है। तो ये आपके जितने भी होते हैं ये आपके कंठे व्यंजन होते हैं। जितने भी आपने देखा होगा कंठे जो आपके कोर्ग होते हैं, जब मैंने आपको व्यंजनों का वर्गीकरण बताया था तो आपको स्पर्श व्यंजन बताए थे। उस समय मैंने आपको बताया था स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो उसमें जो सबसे पहला होता है कवर्ग, क ख ग घ वाला। तो ये आपके सारे कंठे होते हैं। तो क ख ग घ अण, तो ये आपके सारे कोर्ग ध्वनियाँ हैं। ये सारी गले से निकलती हैं, कंठे से निकलती हैं। तो इनको हम जो है कंठे ध्वनियाँ कहते हैं। उसके बाद है तालवे। तालवे होता है हमारे, जब आप मुंह खोलते हैं आ करके तो इसके बीच का जो सेंटर भाग होता है उसको हम तालु कहते हैं। तो तालवे ध्वनियों का उच्चारण जिह्वा के अग्रभाग, ये जिह्वा का अग्रभाग है, तालु को जिह्वा के अग्रभाग द्वारा
कठोर तालु को स्पर्श करने से होता है। तो हमारे जो तालव्य व्यंजन होते हैं, तालव्य ध्वनियों का उच्चारण जिह्वा के अग्रभाग द्वारा कठोर तालु को स्पर्श करने से होता है। ये देखिए होते हैं च, छ, जा, झ, ण, श। आप बोल के देखिए च, च, चा में आपकी जिह्वा का जो अग्रभाग है वो आपके देखिए कठोर। जो मैंने यहाँ परिभाषा लिखी आप उसको अप्लाई करके देखिए, बोल करके देखिए। तालव्य ध्वनियों का उच्चारण जिह्वा, ये इसका अग्रभाग द्वारा कठोर तालु को स्पर्श करने से होता है। कठोर तालु, जो तालु का बीच का सेंटर का जो कठोर भाग है, ये जब आप इन कॉन्सोनेंट्स को बोलेंगे, व्यंजन को बोलेंगे, तो आपकी जिह्वा का अग्रभाग कठोर तालु के कठोर भाग को स्पर्श करेगा। ये आपके हो गए च, छ, ज, जन, ये और श शलगम वाला। उसके बाद है मूर्धन्य। मूर्धन्य होता है जो आपके दांत के ऊपर के दांतों का जो मसूड़ा होता है, जहां आपका तालु नीचे उतरता है, ये बिल्कुल ये पिछला हिस्सा, ये इसको हम मूर्धा कहते हैं। तो जिनके उच्चारण में जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती है उन्हें हम मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। ये है ट, ठ, ड, ढ, अ, श। बोल के देखिए ट, ट, ट। इसमें आपकी जीभ का अग्रभाग ये ऊपर के जो मसूड़े हैं ऊपर के दांतों के, उनको स्पर्श कर रहा है। बोल के देखिए ट, ठ, ड, ढ, न। ठीक है, तो ये आपके मूर्धन्य कहलाते हैं। उसके बाद होते हैं दंते। दंते होते हैं जिसमें आपके दांतों का प्रयोग होता है। तो दंत इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ की नोक, ये जीभ की नोक है। जीभ की नोक ऊपरी दांत पंक्ति को स्पर्श करती है। जीभ की नोक ऊपरी दांत पंक्ति को स्पर्श करती है। तो आपके दंत व्यंजन होते हैं। ये हैं आपके त, थ, द, ध, न, स। त, थ, द, ध, न, स। बोल के देखिए त, 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 त। इसमें देखिए जीभ का अग्रभाग आपके ऊपर के दांत को स्पर्श कर रहा है। त, थ, द, ध, न। तो ये आपके दंते होते हैं जिसमें आपकी जीभ दांतों को टच करती है, स्पर्श करती है। उसके बाद है ओष्ठ्य। ओष्ठ्य होते हैं जिन व्यंजनों में लिप्स आपस में मिलते हैं, होठ आपस में मिलते हैं। तो इन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों होठ, दोनों लिप्स आपके परस्पर स्पर्श करते हैं। ये आपके हैं पा, फा, बा, भा, मा। ये देखिए लिप्स टच कर रहे हैं, पा, फा, बा, भा, मा। तो ये आपके हो गए ओष्ठ्य व्यंजन। उसके बाद आते हैं दंथोष्ठ्य। दंथोष्ठ्य वो होते हैं जिसमें दंत, दांत और होठ दोनों मिलकर के जो व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है, या जिन व्यंजनों के उच्चारण में दांत और होठ दोनों का प्रयोग किया जाता है, उनको हम दंतोष्ठ्य कहते हैं। इन ध्वनियों के उच्चारण में दांत व ओष्ठ दोनों प्रयुक्त होते हैं। आप बोल के देख सकते हैं ब, फा। देखिए ब में दांत भी टच कर रहा है और आपका लिप्स भी टच कर रहा है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ब, फा, फा, फा। तो ये आपके दंतोष्ठ्य होते हैं जिसमें दांत और होठ दोनों ही एक दूसरे से स्पर्श करते हैं। उसके बाद है जिह्वा मूलीय, बड़ा महत्वपूर्ण है जिह्वा मूलीय। जिह्वा मूलीय से उच्चारित ध्वनियां, जिह्वा के मूल से, जीभ, टंग के मूल से उच्चारित ध्वनियां जिह्वा मूलीय कहलाती हैं। ये ध्वनियां अरबी से उर्दू में और उर्दू से हिंदी में आई हैं। जिह्वा मूलीय उच्चारित ध्वनियां वे ध्वनियां होती हैं जो जिह्वा मूलीय होती हैं, जिह्वा से बोली जाती हैं। ये ध्वनियां अरबी भाषा से उर्दू में आई हैं और उर्दू से हिंदी में आई हैं। तो ये आप देखिए क, ख, ग, जिनके नीचे आपने नुक्ता लगा देखा होगा, जिनके नीचे नुक्ता होता है ना, ये देखिए ये जो छोटा सा लगा हुआ है, ये जो ऐसा लगा हुआ है, ये नुक्ता होता है। तो क के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, ख के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, ग के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। तो ये आपके जितने भी होते हैं ये सारे जिह्वा मूलीय होते हैं, जो उर्दू से हिंदी, जो आपके अरबी से उर्दू में आए हैं और फिर उर्दू से ये आपके हिंदी में आए हैं। तो ये आपके जिह्वा मूलीय व्यंजन होते हैं। अगला है वत्सरीय। वत्सरीय बड़ा महत्वपूर्ण है। इन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा वत्सरीय अथवा ऊपरी दांतों के, ऊपर के जो दांत है ऊपरी दांतों के मसूड़े को स्पर्श करती है, उसे हम वत्सरीय व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा, आपकी जीभ, टंग वत्सरीय मतलब ऊपर के दांत के जो मसूड़े हैं जिनमें दांत आपके लगे हुए हैं, ऊपर उच्चारण जो है, उच्चारण में जिह्वा वत्सरीय अथवा ऊपरी दांतों के मसूड़ों को स्पर्श करती है, उनको वत्सरीय व्यंजन कहते हैं। ये है न, ल, र, ज, जिसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, न, ल, र। बोल के देखिए न, ल, र, न, ल, र। ठीक है, तो ये व्यंजनों में जो होता है आपके ऊपरी दांतों के मसूड़ों को आपकी जीभ स्पर्श कर रही है। आप बोल के देखिए न, 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 न। ये देखिए जीभ का अग्रभाग जो है मसूड़े के ऊपरी भाग को स्पर्श कर रहा है, न, ल, र। तो ये आपके सारे वत्सरीय व्यंजन होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये अति महत्वपूर्ण है।
उच्चारण स्थान के आधार पर ये व्यंजनों का बड़ा स्पष्ट वर्गीकरण है, बड़ा सामान्य और सरल भाषा के अंदर वर्गीकरण है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूँ इनके उच्चारण भी मैंने आपको करके दिखाया है, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा और इसको आप परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण मान करके इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें ताकि आप इस विषय में अच्छे तरीके से पारंगत हो सकें। अगले किसी वीडियो में मैं आपसे फिर रूबरू होता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।